वेलकम टू बिहार मैटर्स। आप सभी अभ्यर्थियों का आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम बिहार का भूगोल श्रृंखला यानी जो हमारी बिहार ज्योग्राफी सीरीज चल रही है उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बिहार का पठारी सीमांत क्षेत्र, भूविज्ञान और संसाधन भूगोल यानी द प्लेटो फ्रिंज ऑफ बिहार, जियोलॉजी एंड रिसोर्स ज्योग्राफी। बिल्कुल। और आज का ये विषय उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो बिहार सरकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, एसआई या फिर जो हमारी टीचर भर्ती परीक्षाएं हैं यानी टीचर एग्जाम्स जी। क्योंकि देखिए, भूगोल में अक्सर हम गंगा के मैदानों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन आज हमारा उद्देश्य है इस पठारी सीमांत क्षेत्र को, जो प्रायद्वीपी पठार यानी पेनिनसुला प्लेटो का विस्तार है, उसे गहराई से समझना। हम इसके खनिज और वन संसाधन और साथ ही जो पर्यावरण और विकास की चुनौतियां हैं उनका एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले इस क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार यानी इसके जियोग्राफिकल एक्सटेंट और भूवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आते हैं। जब भी हम बिहार के नक्शे को देखते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले उन विशाल मैदानों पर जाती है जो उत्तर और दक्षिण बिहार के जलोढ़ या जिन्हें हम एल्यूवियल प्लेन्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो मुलायम मिट्टी वाला क्षेत्र है जी। लेकिन जैसे ही हम दक्षिण पश्चिमी बिहार की तरफ बढ़ते हैं, खासकर जो यूपी और झारखंड की सीमा से लगा इलाका है, तो वहाँ का भूगोल अचानक से पूरी तरह बदल जाता है। मतलब रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जमुई, नवादा और गया का जो दक्षिणी भाग है, वहाँ जलोढ़ मैदानों की जगह प्राचीन कठोर चट्टानें यानी एंशिएंट हार्ड रॉक टोपोग्राफी ले लेती है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका सीधा सा कारण ये है कि ये क्षेत्र वास्तव में भारत के प्रायद्वीपी पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। अगर हम इसके भूवैज्ञानिक इतिहास यानी जियोलॉजिकल बैकग्राउंड को देखें तो ये रातों रात नहीं बना है। करोड़ों सालों की प्रक्रिया है। जी बिल्कुल। यह मुख्य रूप से विंध्यन और गोंडवाना भूवैज्ञानिक संरचनाओं यानी विंध्यन एंड गोंडवाना फॉर्मेशंस का हिस्सा है। मतलब जो मध्य और दक्षिण भारत की मजबूत चट्टानी नींव है, वही खिसकते हुए बिहार के इस दक्षिणी किनारे तक आ गई है। अच्छा, तो अगर हम इन चट्टानों की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? क्योंकि जाहिर है जब निर्माण की प्रक्रिया इतनी अलग है तो यहाँ मिलने वाली चट्टानें भी विशिष्ट होंगी। एकदम सही सवाल है। देखिए, छात्रों को ये याद रखना चाहिए कि यहाँ कई प्रमुख प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। सबसे पहले है सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर। ये बहुत ही प्रतिरोधी और परतदार चट्टान होती है। हाँ, जिसका इस्तेमाल ऐतिहासिक इमारतों और किलों में भी काफी हुआ है। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर है, जो कि एक अवसादी या सेडिमेंट्री चट्टान है। फिर आता है क्वार्ट्जाइट, जो एक बेहद कठोर कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक चट्टान है। और अंत में शेल, जो बहुत ही महीन कणों वाली अवसादी चट्टान है। जी, तो भूवैज्ञानिक संरचना से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्थलाकृतियों यानी लैंडफॉर्म्स के निर्माण की ओर चलते हैं। भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी और कैमूर रोहतास पठार के संदर्भ में इन चट्टानों का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, भूगोल का एक सीधा नियम है, जमीन के नीचे जैसी चट्टान होगी, जमीन के ऊपर की शक्ल वैसी ही बनेगी। इस क्षेत्र का जो सबसे प्रमुख हिस्सा है वो है कैमूर हिल्स, जो विंध्यन पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। और दूसरा है रोहतास पठार, जिसे हम एलिवेटेड टेबललैंड भी कहते हैं। जी हाँ, एलिवेटेड टेबललैंड मतलब एक ऐसा उठा हुआ भूभाग जिसका ऊपरी हिस्सा किसी मेज की तरह एकदम चपटा हो। इसके साथ ही यहाँ हमें कगार यानी एस्कार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। कगार का मतलब होता है बहुत ही तीखी ढलान, और अवशिष्ट पहाड़ियां जिन्हें रेजिडुअल हिल्स कहा जाता है, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये अवशिष्ट पहाड़ियां मतलब जो अपरदन या इरोजन के बाद बची हुई पहाड़ियां हैं, वही ना? बिल्कुल सही। लाखों सालों तक हवा और पानी ने इस पूरे इलाके का अपरदन किया। जो मुलायम चट्टानें थी वो कटकर बह गईं, लेकिन जो अत्यधिक कठोर चट्टानें थीं जैसे सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट, वो अपनी जगह पर डटी रहीं। और आज जो पहाड़ियां हमें दिखाई देती हैं वो अपरदन के बाद बची हुई वही मजबूत चट्टानें हैं। अच्छा, यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक प्रश्न आ रहा है। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन।
हम देखते हैं कि उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में जहाँ इतनी सारी नदियां बहती हैं, कोई जलप्रपात या वाटरफॉल्स नहीं है। लेकिन इस विशिष्ट कठोर चट्टानी संरचना में जलप्रपात क्यों बनते हैं? यह बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, जलप्रपात बनने के लिए सिर्फ पानी का होना काफी नहीं है। जमीन की ढलान में अचानक और तीखा बदलाव, जिसे हम सडन स्लो ब्रेक कहते हैं, उसका होना बहुत जरूरी है। मतलब जो कगार या एस्कार्पमेंट्स की हमने भी बात की, उसी की वजह से? एकदम सही। जब नदियां या जलधाराएं रोहतास या कैमूर के ऊंचे पठार से बहते हुए किनारे तक पहुंचती हैं और अचानक उस तीखी ढलान से नीचे गहरी खाई में गिरती हैं, तो जलप्रपात का निर्माण होता है। इसमें चट्टानों की परत का भी बहुत बड़ा खेल है। वो कैसे? आमतौर पर इन पठारों में ऊपर की तरफ सैंडस्टोन जैसी कठोर चट्टान होती है और उसके ठीक नीचे शेल जैसी मुलायम चट्टान की परत होती है। जब पानी किनारे से गिरता है तो वो नीचे की मुलायम चट्टान को तेजी से काट देता है। ओहो, तो पानी नीचे की चट्टान को काट देता है और ऊपर की कठोर चट्टान एक छज्जे की तरह बाहर लटकी रह जाती है। बिल्कुल। और जब ये पानी सीधे उस कठोर छज्जे से नीचे गहरी खाई में गिरता है तो एक शानदार जलप्रपात का निर्माण होता है। तेलहर जलप्रपात यानी टेलहौर वाटरफॉल और तुतला भवानी जलप्रपात, तुतला भवानी वाटरफॉल, इसके बेहतरीन प्राकृतिक उदाहरण हैं। यह सच में एक अद्भुत प्रक्रिया है। अब चूंकि हम इन कठोर चट्टानी स्थलाकृतियों की बात कर ही रहे हैं, तो इनका सीधा संबंध यहाँ मौजूद खनिजों से है। चलिए अब खनिज भूगोल और उसके आर्थिक प्रभाव यानी मिनरल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर चर्चा करते हैं। जी, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। बिल्कुल। और अगर हम वर्ष 2000 को देखें, जब झारखंड का निर्माण हुआ था, तो उस घटना ने बिहार के खनिज परिदृश्य पर एक बहुत गहरा प्रभाव डाला। बंटवारे के बाद संसाधनों के जाने से बिहार की औद्योगिक और रोजगार की स्थिति काफी बदल गई थी, है ना? एकदम। वर्ष 2000 से पहले संयुक्त बिहार खनिजों के मामले में बहुत धनी था, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद छोटा नागपुर पठार का अधिकांश खनिज संपदा वाला हिस्सा बिहार से चला गया। जिससे रातों रात अर्थव्यवस्था बदल गई। जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार के पास कुछ नहीं बचा। जो दक्षिण पश्चिमी पठारी सीमांत क्षेत्र आज हमारे पास हैं, वहां अभी भी कुछ बेहद रणनीतिक खनिज मौजूद हैं। उदाहरण के लिए रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाला लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर पाया जाता है। और शायद इसी वजह से इस क्षेत्र में सीमेंट कारखाने स्थापित हुए हैं। बिल्कुल सही। इसके अलावा जमुई के क्षेत्र में क्वार्ट्ज मिलता है और पूरा पठारी जिला भवन निर्माण के पत्थरों का एक बहुत प्रमुख स्रोत है। और इन सब के बीच एक खनिज ऐसा है जिसकी कहानी सबसे दिलचस्प है। मैं बात कर रही हूँ पाइराइट की। पाइराइट जो रोहतास में पाया जाता है, इसे अक्सर मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये असली सोने की तरह चमकता है। हाँ, दिखने में ये भले ही मूर्खों का सोना हो, लेकिन आर्थिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों को याद रखना चाहिए कि पाइराइट का उपयोग मुख्य रूप से उर्वरक उद्योग यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और रसायन उत्पादन यानी केमिकल प्रोडक्शन में होता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। पाइराइट में भारी मात्रा में सल्फर होता है ना? जी बिल्कुल। तो इस सल्फर का इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है और फिर उस सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करके सुपरफॉस्फेट उर्वरक तैयार किया जाता है, जो खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। एकदम सटीक विश्लेषण। और देखिए ये कितना दिलचस्प है कि खनिज संपदा कम होने के बावजूद जो संसाधन बचे हैं वे बिहार की मुख्य अर्थव्यवस्था यानी कृषि को सीधा सपोर्ट कर रहे हैं। जी, एक संसाधन दूसरे संसाधन को कैसे सहारा देता है, यही असली भूगोल है। अब खनिजों से आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, जलवायु, वनस्पति और जल संसाधन भूगोल यानी क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाटर रिसोर्स ज्योग्राफी। यहाँ मेरे पास एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। जी पूछिए। हम सब जानते हैं कि उत्तर बिहार अक्सर भयंकर बाढ़ का सामना करता है, लेकिन उसी राज्य के इस दक्षिण पश्चिमी हिस्से में वर्षा कम क्यों होती है और ये क्षेत्र बार बार सूखे यानी पीरियोडिक ड्रॉट की चपेट में क्यों आ जाता है? इस विरोधाभास का सबसे बड़ा कारण है हिमालय के प्रभाव से इस क्षेत्र की अधिक दूरी। उत्तर बिहार हिमालय की तलहटी के बहुत करीब है, इसलिए वहां मानसून भारी बारिश करता है, लेकिन हमारा पठारी सीमांत क्षेत्र हिमालय से काफी दूर है। और क्या इसमें वृष्टि छाया या
जिसे हम रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं, उसका भी कोई रोल है? बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल है। जब मानसूनी हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं तो कैमूर और विंध्यन की पर्वत श्रृंखलाएं एक रुकावट का काम करती हैं। जब हवाएं पहाड़ों को पार करके दूसरी तरफ उतरती हैं तो उनमें नमी बहुत कम बचती है। इसे ही वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। लेकिन सूखा पड़ने का कारण सिर्फ बारिश की कमी तो नहीं है ना? हमने शुरुआत में बात की थी कि ये जमीन कठोर चट्टानों से बनी है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जल संकट है। कठोर चट्टानी धरातल के कारण भूजल का रिसाव यानी लो ग्राउंड वाटर रिटेंशन बहुत कम होता है। मतलब जमीन पानी को सोख नहीं पाती। जी, मैदानी इलाकों की मिट्टी एक स्पंज की तरह काम करती है, लेकिन इन कठोर चट्टानों में पानी अंदर नहीं जा पाता। बारिश का पानी जमीन के अंदर रिसने के बजाय सतह से ही तेजी से बहकर निकल जाता है। इसी वजह से बारिश का मौसम खत्म होते ही यहाँ एक भयंकर मौसमी जल संकट पैदा हो जाता है। और इस विशिष्ट रूखे जलवायु का सीधा असर यहाँ की वनस्पति पर भी दिखाई देता है। यहाँ आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, पर्णपाती का मतलब ही है कि यहाँ के पेड़ अपनी नमी बचाने के लिए शुष्क मौसम आते ही अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिसमें साल, महुआ, पलाश और बांस के पेड़ प्रमुख हैं। और जब हम पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। एकदम सही। ये सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, बल्कि ये जैव विविधता और मिट्टी संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा वाटरशेड है। अगर ये जंगल न हो तो जो थोड़ा बहुत पानी जमीन में रुकता है वो भी सीधे बह जाएगा। सही कहा। अब इन भौगोलिक परिस्थितियों का सीधा असर यहाँ के जीवन पर भी पड़ता है। तो चलिए अपनी चर्चा के अगले खंड की ओर बढ़ते हैं। कृषि, मानव भूगोल और विकासात्मक चुनौतियां, यानी एग्रीकल्चर, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड डेवलपमेंटल चैलेंजेस। जाहिर सी बात है, जब जमीन पथरीली हो और पानी की कमी हो तो कृषि की स्थिति मैदानी इलाकों जैसी तो हो नहीं सकती। यहाँ कम उपजाऊ मिट्टी है और खेती मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है, जिसे हम रेन फेड फार्मिंग कहते हैं। जी, इसीलिए यहाँ मोटे अनाज यानी मिलेट्स, दलहन, पल्सेस और तिलहन ऑयल सीड्स की खेती प्रमुखता से की जाती है। और मानव भूगोल के दृष्टिकोण से देखें तो मैदानी इलाकों की तुलना में यहाँ विरल बस्तियां यानी स्पार्स सेटलमेंट्स पाई जाती हैं। गांव काफी दूर दूर और बिखरे हुए हैं। बिल्कुल, और यहाँ कई वन आश्रित यानी फॉरेस्ट डिपेंडेंट और हाशिए के आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। यहीं से हमारे सामने विकास और पर्यावरण के बीच का एक सीधा टकराव सामने आता है। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी विकासात्मक चुनौती है। ईंधन की लकड़ी के लिए कटाई हो रही है। कृषि विस्तार और अवैध कटाई के कारण वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन एक गंभीर समस्या बन गई है। और इसके साथ ही खदानों का भी भारी दबाव है। खनन गतिविधियों के कारण जमीन का क्षरण हो रहा है। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी प्रयास क्या-क्या हो रहे हैं? सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्र कई सारे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वाटरशेड विकास यानी वाटरशेड डेवलपमेंट। इसके तहत बारिश के पानी को रोकने के प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा वनीकरण, एफॉरेस्टेशन, सिंचाई क्षमता का विस्तार और ग्रामीण सड़क संपर्क पर भारी जोर दिया जा रहा है। ताकि इन दूर दराज के इलाकों को मुख्य धारा के विकास से जोड़ा जा सके। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए अगर हम मुख्य परीक्षा फ्रेमवर्क यानी मेंस फ्रेमवर्क की बात करें तो विषय का सार यही है कि ये क्षेत्र सिर्फ बिहार का एक पथरीला हिस्सा नहीं है। एकदम सही। ये गंगा के मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत के बीच एक भूवैज्ञानिक रूप से प्राचीन, संसाधन सीमित और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील संक्रमण क्षेत्र यानी ट्रांजिशन जोन है। जी, तो जो भी अभ्यर्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी यही सलाह है कि आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का, विशेष रूप से चट्टानों के प्रकार, जलप्रपातों के नाम और जो खनिज क्षेत्र हैं उनका अच्छे से रिवीजन करें। बिल्कुल, क्योंकि ये तथ्य और कॉन्सेप्ट्स प्रारंभिक और मुख्य यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। और अंत में एक विचार करने योग्य बात, हमने देखा है कि यहाँ की जमीन इतनी कठोर है
कि पानी आसानी से अंदर नहीं जा पाता। इसके बावजूद यहाँ के मूल निवासियों ने सदियों से जल संरक्षण के अपने प्राकृतिक तरीके विकसित किए हैं। तो सवाल ये है कि क्या आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकें उस प्राचीन ज्ञान की जगह ले सकती हैं, या हमें प्रकृति के साथ उसी पुराने संतुलन को फिर से अपनाना होगा? इस पर आप सभी जरूर विचार कीजिएगा। ये सोचने के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जी, तो अभ्यर्थियों, बिहार भूगोल की ये श्रृंखला अगले सत्र में भी जारी रहेगी, जहां हम कुछ और नए विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। जुड़े रहे बिहार मैटर्स के साथ।